डॉक्टर पूजा सक्सेना, एसोसिएट प्रोफेसर जियोग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। हमारे पेपर फिजिकल जियोग्राफी भौतिक भूगोल के अंतर्गत हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में माउंटेन बिल्डिंग पर्वत निर्माण को प्रारंभ किया था। हमने जाना कि पर्वत भूपटल पर उस उच्च स्थलाकृति को कहा जाता है जो अपनी निकटवर्ती सतह से इतनी ऊंची हो कि दूर से स्पष्ट दिखाई दे, कम से कम 600 मीटर ऊंची हो, जिसका ढाल तीव्र हो और जिसका शिखर पठार के विपरीत संकुचित हो। पर्वत निर्माण किस प्रकार से होता है, उस विषय में हमने जाना कि पर्वत निर्माण के मतों को दो प्रकार से कैटेगराइज किया जा सकता है। एक तो वो मत जो लंबवत गति पर आधारित हैं और दूसरे वो मत जो क्षैतिज गति, पार्श्वीय गति पर आधारित हैं। देखिए, क्षैतिज गति पर आधारित सिद्धांतों को ज़्यादा मान्यता प्राप्त है। इन्हें दो श्रेणियों में रखा जा सकता है। एक तो वो विचारक जो संकुचन सिद्धांत, कॉन्ट्रैक्शन थियरी के पक्षधर हैं, और दूसरे वो विचारक जो महाद्वीपीय प्रवाह को पर्वत निर्माण का आधार मानते हैं। संकुचन सिद्धांत के अंतर्गत हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में कोबर के भूसनति सिद्धांत को देखा था। आज हम जॉली के रेडियो एक्टिविटी थियरी को देखेंगे जो मूलतः महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत पर आधारित है। देखिए, जॉली का जो सिद्धांत है, उन्होंने उसका प्रतिपादन 1925 में अपनी बुक द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ में किया, जिसमें उन्होंने पृथ्वी के धरातल के विभिन्न स्थल रूपों और उनकी उत्पत्ति की समस्या के समाधान के लिए विभिन्न तथ्य प्रस्तुत किए। उन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना का भी उल्लेख किया और इसी के साथ साथ उन्होंने पर्वत निर्माण की भी वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की। जॉली का जो सिद्धांत है वो मूलतः रेडियो एक्टिव पदार्थों पर आधारित है। पृथ्वी के आंतरिक भाग की चट्टानों में उपस्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ, जिनके विघटन और वियोजन से ऊष्मा निकलती है, और उस ऊष्मा के निरंतर संचित होने से पर्वत निर्माण की घटना घटित होती है। ये मूलतः जॉली का सिद्धांत कहता है। यदि हम बेस देखें जॉली की रेडियो एक्टिविटी थियरी का, तो उन्होंने सर्वप्रथम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का उल्लेख किया। उनके अनुसार महाद्वीपीय भाग सियाल से निर्मित हैं, जिनका औसत घनत्व 2.67 ग्राम घन सेंटीमीटर होता है, जबकि महासागरीय तली का निर्माण भारी पदार्थों सिमा से हुआ है, जिसका घनत्व 3 ग्राम घन सेंटीमीटर होता है। उन्होंने सियाल के वितरण में विभिन्नता बताई। उनके अनुसार कुछ महाद्वीपीय कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो महासागरों की तली के नीचे सियाल का विस्तार नहीं मिलता। तैराव के सिद्धांत के अनुसार जॉली ने भी ये कहा कि सियाल के महाद्वीपीय भाग सिमा के भारी पदार्थ के ऊपर तैर रहे हैं। उन्होंने गणितीय आकलन के आधार पर सियाल की मोटाई 30 किलोमीटर बताई और साथ ही ये भी कहा कि पृथ्वी के धरातल पर जहाँ पर्वत निर्माण होता है वहाँ पर सियाल की मोटाई अधिक होती है। जॉली ने का जो मूल आधार रेडियो एक्टिविटी पर बेस्ड है। उन्होंने कहा कि पृथ्वी की चट्टानों में रेडियो एक्टिव पदार्थ उपस्थित हैं। सियाल में, यानी जो महाद्वीपीय भाग हैं, उनमें रेडियो एक्टिव पदार्थों की मात्रा अधिक होती है और अधस्तर सबस्ट्रेटम में इनकी मात्रा कम होती है। एक लंबे समय तक उनके अनुसार रेडियो एक्टिव पदार्थों के विघटन और वियोजन से जो प्राप्त ऊष्मा है वो अधः स्तर में संचित होती रहती है, क्योंकि जो महाद्वीपीय भाग हैं, क्योंकि वो बाह्य सतह के संपर्क में हैं, तो महाद्वीपीय भागों में रेडियो एक्टिव पदार्थों के विघटन से उत्पन्न ऊष्मा का विकिरण के द्वारा ह्रास होता रहता है, जबकि जो अधः स्तर है उसमें यद्यपि रेडियो एक्टिव पदार्थों की मात्रा कम है, किंतु उत्सर्जित ऊष्मा को क्योंकि बाहर निकलने का मार्ग नहीं होता, इसलिए वो ऊष्मा निरंतर संचित होती जाती है और एक लंबी अवधि तक इतनी ऊष्मा एकत्र हो जाती है कि जिससे पर्वत निर्माण की घटना घटित हो सकती है। तो उन्होंने अपना जो सिद्धांत है उसकी जो क्रियाविधि बताई, जो मैकेनिज़्म बताया, जो प्रोसेस बताया, वो इस तरह बताया कि जॉली के अनुसार जो महाद्वीपीय भाग हैं उनमें यद्यपि रेडियो एक्टिव पदार्थों की मात्रा अधस्तर की अपेक्षा अधिक है, किंतु
विकिरण के द्वारा क्योंकि ऊष्मा का निरंतर ह्रास होता रहता है, तो ऊष्मा अधःस्तर में ही संचित हो पाती है। तो उनके अनुसार सियाल में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तापक्रम में वृद्धि होती है। गणितीय परिकलन के अनुसार हमने पहले ही कहा कि उन्होंने सियाल की मोटाई 30 किलोमीटर इंगित की। तो उनके अनुसार सियाल का जो निचला भाग है, वहाँ पर तापमान की मात्रा 1050 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। और साथ ही अधःस्तर यानी सीमा से सियाल में ताप का चालन, ताप का ट्रांसफ़र नहीं होता। तो इस आधार पर उन्होंने कहा कि जो अधःस्तर का ऊपरी भाग है, उसका तापक्रम भी 1050 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। अच्छा, उनके अनुसार महासागरों की तली के नीचे सियाल की परत सामान्यतया नहीं होती, लेकिन सीमा की परत होती है। अतः सागरों के नीचे सीमा की ऊपरी परत में रेडियो एक्टिविटी से जो उत्पन्न ऊष्मा है, उसका सागरीय जल में ह्रास होता रहता है। परंतु सीमा में गहराई पर जाने पर निरंतर ताप का ह्रास नहीं हो पाता, बल्कि संचन होता रहता है। परिणाम स्वरूप ताप प्रवणता बढ़ने लगती है, टेम्परेचर ग्रेडियंट बढ़ जाता है। तो अधःस्तर में एक निश्चित गहराई पर रेडियो एक्टिविटी के फलस्वरूप इतना ताप एकत्र हो जाता है कि अधःस्तर की जो बेसाल्ट रॉक्स हैं, वो अपने मेल्टिंग पॉइंट गलनांक बिंदु को प्राप्त कर लेती हैं। बेसाल्ट का गलनांक 1150 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि जो ऊपरी अधःस्तर है यानी सीमा का जो ऊपरी सतह है, वहाँ का वास्तविक तापक्रम 1050 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो जॉली के अनुसार जब ये तापक्रम बढ़कर 1150 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है, तो बेसाल्ट अपने गलनांक बिंदु को प्राप्त कर लेता है, लेकिन वो अभी भी ठोस रहता है। अब यदि उसे गलन की गुप्त ऊष्मा मिलती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मिलता है, तो अधःस्तर पिघल जाता है। तो जॉली ने मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अंतर्गत बताया कि उपरोक्त तापमान की प्राप्ति और संचयन के लिए 3.3 से 5.6 करोड़ वर्ष का समय आवश्यक होता है, और इतनी अवधि में जो अधःस्तर है वो पिघल जाता है। तो उन्होंने बताया कि अधःस्तर के पिघलने से पृथ्वी की संरचना में दो प्रकार की स्थितियाँ इमर्ज होती हैं: पीरियड ऑफ ट्रांसग्रेशनल सी, सागरीय अतिक्रमण की अवस्था, एंड पीरियड ऑफ रिग्रेशनल सी, सागरीय निवर्तन की अवस्था। ट्रांसग्रेशनल सी की बात करें तो जॉली ये समझाते हैं कि अधःस्तर के पिघलने से सीमा में विस्तार होता है, जिससे ग्लोब के व्यास में विस्तार हो जाता है। तो व्यास में वृद्धि के फलस्वरूप जो महाद्वीपीय खंड हैं, वो पृथ्वी के केंद्र से ऊपर उठ जाते हैं, यानी दूर होने लगते हैं। सीमा के पिघलने के कारण जब उसका विस्तार होता है तो उसकी घनत्व में कमी आती है। तो घनत्व में कमी आने से सियालिक पार्ट्स, जो कि पहले हल्के होने के कारण उस पर तैर रहे थे, वो अब उसमें डूबने लगते हैं। तो महाद्वीपीय खंड जब सीमा में डूबने लगते हैं, तो महासागरीय जल का महाद्वीपीय किनारों पर अतिक्रमण होने लगता है। इस स्थिति को जॉली पीरियड ऑफ ट्रांसग्रेशनल सी यानी महासागरीय अतिक्रमण की अवस्था कहते हैं। उनके अनुसार महाद्वीप के उस किनारे को जहाँ पर सागरीय जल का अतिक्रमण होता है, वहाँ ट्रांसग्रेशनल सी अतिक्रमण सागर बनता है, जो वास्तव में भूसनती है, जिसमें तलछटी निक्षेप प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि महासागरीय तली ज़्यादातर सीमा से बनी है, तो सीमा के पिघलने के कारण प्रसार होने, ग्लोब का व्यास या परिधि में विस्तार होने से महासागरीय तली में तनाव की स्थिति पैदा होती है, जिससे उसमें फ्रैक्चर्स और रिफ्ट का निर्माण होता है। तो इन दरारों से अधःस्तर से जो तरल बेसाल्ट है वो ऊपर आने लगता है, और उसके ठोस होने से जो है सागरीय द्वीप निर्मित होते हैं। तो जॉली मूलतः ये बताते हैं कि अधःस्तर के पिघलने से महाद्वीपीय खंड जो कि उस पर तैर रहे थे, अब उसमें डूबने लगते हैं, और आकाशीय पिंडों की ज्वारीय शक्ति के प्रभाव से वो पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हैं। तो परिणाम स्वरूप महाद्वीपीय विस्थापन प्रारंभ होता है, और इस विस्थापन के फलस्वरूप जो अधःस्तर है उसमें धीरे धीरे क्रमिक ठोस होने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है।
पीरियड ऑफ ट्रांसग्रेशनल सील मूलतः अधः स्तर की बेसॉल्ट के अपने गलनांक बिंदु को प्राप्त करने और अधः स्तर के पिघलने से लेकर महाद्वीपीय खंडों के उसमें डूबने और महाद्वीपीय किनारों पर अतिक्रमण सागर के निर्मित होने पर केंद्रित है। उसके बाद जॉली ने बताया कि इस स्थिति में जबकि महाद्वीपीय प्रवाह प्रारंभ हो जाता है पश्चिमी दिशा में, किस कारण से? आकाशीय पिंडों के ज्वारीय बलों के प्रभाव से। तो इस मूवमेंट के फलस्वरूप, इस पश्चिम की ओर मूवमेंट के फलस्वरूप अधः स्तर में पुनः ठोस होने की क्रमिक प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। परिणाम स्वरूप दूसरी स्थिति इमर्ज होती है जिसे कहते हैं सागरीय निवर्तन काल, यानी पीरियड ऑफ रिग्रेशनल सी। पीरियड ऑफ रिग्रेशनल सी में जॉली ये कहते हैं कि महाद्वीपीय विस्थापन के कारण ताप ह्रास होता है, टेम्परेचर में कमी आती है और जो अधः स्तर तरलावस्था में था वो धीरे धीरे ठोस अवस्था में बदलता है। उनके अनुसार वो एक साथ ठोस नहीं होता, बल्कि अधः स्तर का ऊपरी भाग ठोस होकर और घनत्व में भारी होकर निचले अधः स्तर में डूबता है और इस तरह क्रमिक प्रक्रिया चलती रहती है और अंततः वो क्रिया की बार बार पुनरावृत्ति होने के फलस्वरूप अधः स्तर का जो समस्त भाग है वो शीतल होकर ठोस हो जाता है। तो अधः स्तर के ठोस होने से उसका जो पूर्व स्थिति वो फिर से आने लगती है कि उसके घनत्व में वृद्धि होती है, ग्लोब का व्यास और उसकी परिधि में संकुचन होता है। परिणाम स्वरूप महाद्वीप पुनः पृथ्वी के केंद्र की ओर खिंच जाते हैं। तो अधः स्तर के घनत्व में वृद्धि से सियाल से निर्मित जो महाद्वीपीय खंड हैं वो सागर से ऊपर उठने लगते हैं, यानी सागर पीछे लौटने लगता है, इसीलिए उन्होंने इसे निवर्तन काल कहा। तो जो अतिक्रमण सागर निर्मित हुआ था महाद्वीपीय किनारों पर, उसका लोप हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है क्योंकि महाद्वीपीय किनारे अब ऊपर उठ गए हैं और यानी भूसन्नति अवस्था जो थी वो समाप्त हो जाती है। तो लेकिन जो निक्षेप थे वो वहीं किनारों पर छूट जाते हैं। तो अतिक्रमण सागर काल में चूंकि सर्वाधिक विस्तार सागरीय भागों में हुआ था, इसलिए निवर्तन के समय भी सर्वाधिक संकुचन सागरीय भागों में ही होगा। तो जो महासागरीय पेटा है वो सिकुड़ रहा है और उस महाद्वीपीय भागों के किनारों पर दो ओर से लेटरल कंप्रेशन पड़ रहा है, जिस कारण किनारे वाले भागों में अतिक्रमण सागर के समय जो निक्षेपित तलछट था उस पर दबाव पड़ता है, उस पर कंप्रेशन आता है, उस पर वलन पड़ जाते हैं और माउंटेन बिल्डिंग प्रारंभ हो जाती है। तो जॉली ने पर्वत निर्माण में दो समानांतर घटनाओं का उल्लेख किया। एक तो उन्होंने प्रथम प्रक्रिया में क्षैतिज संपीड़न से वलन और नापे के निर्माण की बात कही और दूसरी प्रक्रिया में अधः स्तर के ठोस होते समय उन्होंने वर्टिकल फोर्स, लंबवत गति के फलस्वरूप पर्वतों के उत्थान की भी बात की। तो जॉली का जो तथ्य है, जॉली का जो मत है पर्वत निर्माण प्रक्रिया का, वो प्रारंभ होता है मुख्य रूप से महाद्वीपों के किनारे वाले भागों में। तो सागर जितना बड़ा होगा उसके सिकुड़ने से उत्पन्न दबाव उतना ही होगा, ज़्यादा होगा। तो इस आधार पर एक साधारण नियम कि जो सबसे बड़े महासागर हैं उनके सामने सबसे बड़े पर्वत का प्रतिपादन किया जा सकता है। तो जॉली का जो पर्वत निर्माण का सिद्धांत है वो एक चक्रीय व्यवस्था है और उसके बीच का अवकाश लगभग बराबर रहता है। तो दो ठोस अवस्थाओं के बीच के समस्त काल को एक परिक्रमण कहा जाता है। तो इस बीच सीमा के पिघलने में 3.5 से 6.6 करोड़ वर्ष का समय लगता है। तो बेसिकली जॉली की जो रेडियो एक्टिविटी थियरी है उसको अगर हम इवैल्यूएट करें, उसका मूल्यांकन करें, तो उसमें बहुत से तथ्य निकल कर आते हैं। जैसे सबसे पहले उन्होंने थियरी को ही रेडियो एक्टिव पदार्थों पर बेस्ड रखा। ऐसा तथ्य जिसके विषय में बहुत कम जानकारी है तो वो अपने आप में ही मूलतः प्रश्न चिन्ह लेने लगता है। दूसरा, जॉली के अनुसार महाद्वीपीय भागों में सियाल की मोटाई 30 किलोमीटर है। सीस्मोलॉजी इस डेटा को प्रतिपादित नहीं करती। जेफरीज इस मोटाई को 16 किलोमीटर ही बताते हैं। तो इस 30 किलोमीटर विस्तार का जो वितरण है वो क्वेश्चन मार्क लिए रहता है। इसी तरह जॉली ने रेडियोएक्टिव पदार्थों के असमान वितरण की बात कही। उनके अनुसार जो चट्टानों का गलन है वो स्थानीय होता है और इस तरह से क्रमिक रूप से पिघलने की प्रक्रिया जो है वो तार्किक नहीं लिखती।
पृथ्वी की परिधि अथवा त्रिज्या में इस तरह से विस्तार नहीं हो सकता जिस प्रकार से जॉली ने बताया। इसी तरह जॉली ने अधः स्तर को पहले ठोस अवस्था से तरल अवस्था में आने और उसके पुनः ठोस अवस्था में आने की बात की। पृथ्वी के इतिहास में इस प्रकार की घटना संभव नहीं है। तो विभिन्न भ्रामक विवरण जो हैं वो जॉली प्रस्तुत करता है। ताप संचयन के कारण अधः स्तर का पिघलना वो भी अपने आप में संदेहास्पद लगता है। तो तमाम तथ्यों पर ज्वारीय बल के फलस्वरूप पश्चिमी दिशा में विस्थापन भी लगता है, अतार्किक लगता है। तो इस आधार पर जॉली के सिद्धांत को विभिन्न आधारों पर हम उस पर क्वेश्चन खड़े कर सकते हैं।